अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर विद नादिया मिर्ज़ा में खुशामदीद। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी और सबसे अफसोसनाक जो खबर है, कराची में मुख्तसर अदालत के बाद बिल्किस ईदी साहिबा इंतकाल कर गई। और जो उनको जानता है, जो उनके नाम से वाकिफ़ है, जो उनके काम से वाकिफ़ है, हर दिल इस वक्त अफसरदा है। ईदी फाउंडेशन की वो चेयरपर्सन थी। बेसहारा ख़वातीन या बेसहारा अफराद, यतीमों की वो माँ थी। उसको लेके पूरी कौम ही हकीकतन उसमें अफसरदा है। सब ने अपने अपने दुख का इजहार भी किया है। तो सबसे पहले तो हमें उनके हवाले से ये बात करनी थी। और अब आगे बढ़ेंगे अगर प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम में कुछ चीज़ों को आज शामिल करेंगे। मुख्तलिफ सेगमेंट्स में मुख्तलिफ चीज़ों पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे PTI के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से, और अपने पहले सेगमेंट में उसके बाद हम बात करें, क्योंकि अब जो अदालत ने फैसला दिया है उसके मुताबिक रोज़ाना की बुनियाद पर इसकी समाअत होगी और अगले 30 दिन में इस केस को मुकम्मल कर लिया जाएगा। उसके अलावा DG ISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको लेकर अभी तक बहस जारी है। उनके बयानात की कुछ वजाहतें भी आई हैं, वो क्या हैं वो भी हम आपके सामने रखेंगे। और आखिर में हम बात करेंगे नाजिम जोखियो केस की, जिसमें जो इत्तलात है कि सिंध पुलिस उनका नाम और मुल्ज़मान की लिस्ट से हटाना जा रही है और पीपल्स पार्टी की उनको पुष्ट पनाही हासिल है, क्योंकि जाहिर सी बात है पीपल्स पार्टी के वो पार्लियामेंटेरियन है और ये तमाम चीज़ें। आज की जो खबरें, बिजली की फ़ी यूनिट में प्राइस में इजाफा हो गया है। पेट्रोलियम प्राइस की जो समरी से आई थी ओगरा की तरफ से, उसको मुस्तरद कर दिया गया है और शॉर्ट लिस्ट कर लिया है वफाकी काबीना के लिए नामों का। उसको भी मुख्तसर हम बात कर लेंगे। मुख्तसर सा ब्रेक ले लेते हैं। अकबर एस बाबर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, जो PTI फॉरेन फंडिंग केस का लेकर इलेक्शन कमीशन में गए थे और अगले 30 दिन में अगर मुकम्मल हो जाता है तो क्या वो हालात देख रहे हैं और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इस पर कमर दिलशाद साहब से भी बात करेंगे। तो मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। जी नज़ीर, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम बात करेंगे PTI के फॉरेन फंडिंग केस के हवाले से। और जो शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं, अकबर एस बाबर साहब जिन्होंने ये केस फाइल किया था और बड़े पुराने रहनुमा भी रहे हैं PTI के अपने। अस्सलाम वालेकुम अकबर एस बाबर साहब। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। फॉर्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान कमर दिलशाद साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। कमर दिलशाद साहब, आपको भी प्रोग्राम में खुशामदीद। अकबर एस बाबर साहब, मामला यहाँ पर यह है कि जो वो केस जो आपने 2000, जो मेरी इत्तलात है, जो मेरी रिसर्च जो मैंने पढ़ा है कि 2011 में जो केस आपने इमरान खान साहब के सामने उठाया था और फिर ये हुआ कि जो जस्टिस वजीउद्दीन के सरबराही में कमेटी होगी वहाँ पर नहीं हुआ, बिल आखिर इख्तिलाफत हुए इसको लेकर और 2014 में आप इसको लेकर इलेक्शन कमीशन चले गए। 2014 से ऑनवर्ड्स 2022 के तकरीबन 8 साल बाद अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट कहती है कि जी अगले 30 दिन में इस केस को मुकम्मल करें और उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कह दिया। इलेक्शन कमीशन ने कहा रोजाना की बुनियाद पर अब इसकी समाअत होगी। तो सर, ये अचानक इसमें जो इतनी तेजी है, ये इम्पोर्टेंट है या आपको लगता है ये ज़रूरी थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी यकीनन 7.5 साल हो गए, जैसे आपने कहा नवंबर 2014 में केस किया था। लेकिन इसमें एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि ये जो हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, जिसमें ये रेट पिटिशन PTI ने की थी, ये मैंने नहीं की थी, रेट पिटिशन PTI ने की थी। उस पे ये हुक्म सादिर हुआ है कि अब इस केस को 30 दिनों के अंदर इसका फैसला करें। तो ये तो रेट पिटिशन की थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ जो आपने 2014 में की थी। जी बिल्कुल। तो वो 2014 से ये केस चला आ रहा था। तकरीबन 250 के करीब हेयरिंग्स हुई, इलेक्शन कमीशन में भी, स्क्रूटनी कमेटी में भी। फिर एक मार्च 2018 में एक स्क्रूटनी कमेटी बनी जिसको मैंडेट था कि 1 महीने में इस केस का तमाम फैक्ट फाइंडिंग अपनी करें। और दिलचस्प बात यह कि जनवरी 2022, ये जो पिछले साल, इसी साल 2022 में जनवरी में जो स्क्रूटनी कमेटी ने रिपोर्ट दी है, वो रिपोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्टेट बैंक से रिक्विजिशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर है। वो डॉक्यूमेंट्स तो जुलाई 2018 में आ चुके थे, तो जुलाई नहीं सही अगस्त से ही, लेकिन 2018 में इसका फैसला आ सकता था। तो ये केस जाहिर है, मैंने तो इसके बारे में बहुत तफसील से बात की है कि इसको बुरी तरह मैनेज किया गया। लेकिन खुशाइन बात यह है कि जनवरी से ऑनवर्ड जब ये स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट आई, उसके बाद से देखिए यहाँ मरहला सारा स्क्रूटनी कमेटी में फंसा हुआ था। जब वहाँ से मौजूदा जो इलेक्शन कमीशन है और उन्होंने जब इस मामले को चलाया और ये रिपोर्ट जो है जनवरी 4 को जब जारी हुई, इसमें वो सारे फैक्ट्स आ गए, डॉक्यूमेंट हो गए, जो मैं इल्ज़ामात लगाता था
कि भाई कंसीलमेंट हुई है बैंक अकाउंट्स की, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से कंपनी बाहर से कंपनियों से पैसा है, और तकरीबन $7+ मिलियन की सिर्फ गैर कानूनी फंडिंग हुई है, रुपीज़ में 0.8 बिलियन की हुई है। उसके अलावा बेशुमार अकाउंट्स उन्होंने छुपाए गए। तो ये मामला वहाँ से। मुझे एक बात बताएं, ठीक है, ये जो $7.8 बिलियन की जो फंडिंग हुई, आपने कहा ये ममनुआ फंडिंग थी, और जो इलेक्शन कमीशन का एक्ट है 2017 का या उससे पहले का 2002 का भी अगर हम देखें तो उसमें वो ममनुआ फंडिंग थी। तो ये कहाँ गई, किसने ली, कहाँ इस्तेमाल हुई, इस पे आप क्या कहते हैं? देखिए, ये तो अभी बहुत सारे मामलात अभी खुलेंगे, ये तो बात की आप बात कर रही हैं, क्योंकि जो केस है वो बेसिकली डोनेशंस के हवाले से, कि क्या डोनेशंस कानूनी थी या गैर कानूनी थी, क्या उसमें गैर मुल्कियों ने फंडिंग की या नहीं की, क्या गैर मुल्की कंपनियों ने फंडिंग की नहीं की। क्योंकि कानून बड़ा सिंपल है, वो कहता है कि सिर्फ इंडिविजुअल पाकिस्तानी एक सियासी जमात को पैसे दे सकता है, उस पर कोई हद नहीं है, वो जिस हद तक जाना चाहे। उसके अलावा जितनी फंडिंग है वो किसी पाकिस्तानी कंपनी भी नहीं कर सकती, गैर मुल्की कंपनी तो छोड़े, पाकिस्तानी एनजीओ भी नहीं कर सकता। तो उसके अलावा जो भी फंडिंग है वो गैर कानूनी, और अगर आप फंडिंग को जाहिर नहीं करेंगे, यानी तफसील नहीं बताएंगे, तो वो भी यानी विदाउट सोर्स एंड डिटेल्स वो भी इलीगल प्रोहिबिटेड फंडिंग में आ जाती है। तो ये बड़ा सिंपल सा है, लेकिन जाहिर है इसमें बहुत सारे मरहले गुजरे और इलेक्शन कमीशन को मिसगाइड भी किया गया। अब लेटेस्ट देखिए ना कि जब स्क्रूटनी कमेटी ने इनके अकाउंट्स जाहिर कर दिए कि आपके इतने अकाउंट्स हैं, आपने शो इतने किए और बहुत बड़े पैमाने पे कंसीलमेंट ऑफ अकाउंट्स हुई है, तो उन्होंने क्या किया, मार्च 15 इसी साल, मार्च 15 यानी पिछले महीने, इन्होंने एक डॉक्यूमेंट जवाब स्क्रूटनी कमेटी की रिपोर्ट के जवाब में जमा कराया, जिस पे कहा कि 11 अकाउंट्स जो हैं जो कि स्टेट बैंक के जरिए आए हैं पीटीआई के, इनसे लाताल्लुकी कर दी। उन अकाउंट्स को कौन ऑपरेट करता था, उसको असद कैसर करता था, उसको शाह फरमान करता था, उसको इमरान इस्माइल करता था, मियाँ महमूद रशीद करते थे, MNA नजीब हारून करते थे, वगैरह वगैरह। और ये उन्होंने लिख के दे दिया कि ये लोग इन अकाउंट जो मैंने नाम लिए, ये लोग इन अकाउंट्स को ऑपरेट करते थे, इसमें इतना पैसा है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि हमें तो इन अकाउंट्स का पता चला 2018 में जब स्टेट बैंक से डॉक्यूमेंट्स आए, जबकि मेरे पास एविडेंस आ गया है कि इनमें से 2 कम से कम अकाउंट्स को पीटीआई का सेंट्रल ऑफिस मैनेज करता था। सेंट्रल फाइनेंस सेक्रेटरी के लेटर्स मेरे पास आ गए, सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड के रेजोल्यूशंस आ गई हैं, जो कि इन बैंकों को ये खतूत लिखते थे 2012 में, दिसंबर 2012 का मेरे पास एविडेंस आ गया। तो एज लेट एज मार्च 15 इन्होंने दोबारा झूठ बोला, दोबारा कंसीलमेंट की। तो ये तो मतलब कंपाउंड करते आ रहे हैं ना अपने प्रॉब्लम्स को, अनफॉर्चुनेटली। इन्होंने जी ठीक है, मैं वापस आऊंगी आपकी तरफ। कमर दिलशाद साहब, ये जो तमाम एलिगेशंस हैं जिसका जिक्र बारहा अकबर एस बाबर साहब करते रहे हैं और एक दफ़ा फिर कर रहे हैं, उसके बाद हमने स्क्रूटनी कमेटी की एक रिपोर्ट भी देखी जिसका भी जिक्र यहाँ पर हुआ, स्टेट बैंक ने भी अपनी डिटेल्स की, वो बैंक अकाउंट जिसका उन्होंने जिक्र ही नहीं किया था। अब अगर ये तमाम चीज़ें 30 दिन में साबित हो जाती हैं तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, मतलब पार्टी पे असरात क्या होंगे, कानून क्या कहता है? इलेक्शन कमीशन एक्ट की बात कर रही हूँ इस हवाले से। कंवर दिलशाद साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ बताएं सवाल, बिल्कुल बताइए, सवाल क्या था आपका? कंवर दिलशाद साहब, मैं ये सवाल पूछ रही हूँ कि जिन तमाम चीजों का और जो एलिगेशंस हैं जो अभी अकबर एस बाबर साहब ने भी बयान किए, अगले 30 दिन में जब ये फैसला अगर ये साबित हो जाते हैं तो इसका असर मुमकिना तौर पर क्या पड़ेगा और इलेक्शन कमीशन का जो एक्ट है वो क्या कहता है इस बारे में? देखिए जी, अभी हमारे दोस्त ने जो आपके सामने बात की है अकबर बाबर साहब ने भी, लेकिन मैं ये अर्ज करूँ आपसे कि जनाब असद उमर ने अकबर एस बाबर का काम आसान कर दिया। अगर ये असद उमर ना चाहते इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो आज इतना बड़ा अहम फैसला ना आता कि आप 30 दिन के अंदर अंदर ये फैसला सुनाएं। और साथ उन्होंने ये भी नीचे एक लाइन लिख दी कि जो चेयरमैन पीटीआई जो हैं वो भी इस मामले में अपने जद में आ सकते हैं, क्योंकि उनको दस्तखतों से उन्होंने अपना सर्टिफिकेट भिजवाया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने फंडिंग के बारे में, अपने सियासी पार्टी के गोशवारे के बारे में। अगर वही गलत साबित हो जाए, उसमें अगर ये मालूम हो जाए कि उसमें लिखा है कि मैं ये तस्दीक करता हूँ, मैं इकरार करता हूँ कि कोई मैंने फॉरेन फंडिंग नहीं ली,
हमारी हमारी पार्टी में फॉरेन फंडिंग जो है वो नहीं की गई। तो एक उसने इकरारनामा, हलफनामा नहीं है, इकरारनामा है, इकरारनामा भी है और मैं अपने शाखों से बात के मुताबिक ये अपना एक इकरारनामा पेश कर रहा हूँ। अब अगर ये बात साबित हो जाती है कि फॉरेन फंडिंग ममनुआ है और ममनुआ साबित हो जाती है और उसके बाद उसका फंड जब्त हो जाता है इलेक्शन पाकिस्तान के सेक्शन 204 के तहत, तो फिर तो ये हर्फ उस पर आएगा ना चेयरमैन पार्टी के कि आपने जो सर्टिफिकेट जमा कराया अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए वो हलफनामा नहीं है, इकरारनामा दुरुस्त नहीं था, हकायक के बरक्स था, आपने टैक्स छुपाए। तो ये एक बड़ा अहम फैसला लिख दिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आखिरी पैरे में, वो भी जद में आ सकते हैं। रिमार्क्स दिए हैं उन्होंने, ये पैरा लिखा है, रिमार्क्स दिए हैं। अब ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में अब ये डे टू डे हेयरिंग का फैसला कर लिया। मंडे से गालबन डे टू डे हेयरिंग हो रही है। अच्छा, अब ये इकरारनामा, एक सेकंड कमर दिलशाद साहब, लेट मी अंडरस्टैंड इट, लेट मी मेक इट मोर क्लियर। अब ये जो इकरारनामा चेयरमैन पीटीआई यानी इमरान खान साहब की जानिब से जमा करा दिया गया, अब हमने ये देखा है कि जो पहले भी एक ही दफ़ा ऐसा हुआ है कि फॉरेन फंडिंग के मामले पे किसी मुल्क की तारीख में किसी पे पाबंदी लगी है नेशनल अवामी पार्टी नैप पर, तो इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, क्या मुमकिना तौर पर इस पर अगर ये केस साबित हो जाता है और सही साबित हो जाता है, पीटीआई के खिलाफ आ जाता है, तो क्या ये जमात पर भी पाबंदी लग सकती है? और जो इकरारनामा जमा कराया, तो क्या चेयरमैन जो है जमात के इमरान खान साहब वो भी डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं? सबसे बहुत बड़ा केस सीरियस हो गया है ये तहरीक के अदम एतमाद से भी ज्यादा सीरियस केस है, मैं शुरू से कह रहा हूँ। अब अगर साबित हो जाता है, हकायक साबित हो गए, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी हुई है, उसमें साबित हो जाता है ये फॉरेन फंडिंग केस जो है ये इसमें पीटीआई वापस थी, तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान पहला काम ये करेगा कि सेक्शन 204 के तहत इनका जो ममनुआ फंडिंग जब्त करेगा के सरकार स्टेट बैंक पाकिस्तान के हवाले कर देगा। नंबर 2, जो ही फॉरेन फंडिंग का ममनुआ जब जब्त होता है तो सेक्शन 215 के तहत इनका सिंबल जो है वो विड्रा कर लिया जाएगा। नंबर 3, उसी सेक्शन 215 के तहत पार्टी की रजिस्ट्रेशन तहलील हो जाएगी। ये 3 काम इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के डोमेन में है, अथॉरिटी में है, उनके दायरा कार में है। बाकी जो सेक्शन 212 है वो अकबर बाबर साहब जो है अगर सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में दरखास्त जमा करवा दें कि जनाब ये फॉरेन फंडिंग में मुब्तला रही है, मुलव्वस पाई गई है, इलेक्शन कमीशन ने इनकी रजिस्ट्रेशन भी तहरीर कर दी है, निशान सिंबल वापस दे लिया गया है, तो आप इस पार्टी को कालदम कराते। अब ये बहुत बड़ा सीरियस केस हो जाएगा। सेक्शन 215 में लिखा हुआ है कि जो पार्टी साबित हो जाए फॉरेन फंडिंग के बारे में तो हुकूमत पाकिस्तान जो है आर्टिकल, आइन का आर्टिकल, आम आर्टिकल नहीं है, आइन का आर्टिकल 17 के तहत वो पार्टी जो है वो कालदम करार दी जा सकती है। अब जो गवर्नमेंट आ गई है, एक इनकी हम ख्याल गवर्नमेंट आ गई है, कोalition गवर्नमेंट आ गई है, तो वो मुमकिन है वो केस जो है वजारत दाखिला के जरिए पार्टी को अपना कदम करार देने के बारे में भी सोच सकती है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के पास 3 ही ऑप्शन है, फॉरेन फंडिंग जब्त करना, सिंबल वापस लेना और पार्टी के रजिस्ट्रेशन को तहरीर कर देना। ये तीनों जो काम जो है ये इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के डोमेन में है। और बाकी जो है ठीक है, मैं जरा आऊंगी इस पे मैं फर्दर बात करूंगी। अकबर एस बाबर साहब, अब ये फिर आपका प्रोग्रेटिव होगा कि आप इसको मजीद आगे लेके जाते हैं और क्या आप इसको कलअदम भी करार देते हैं अगर ये साबित हो जाता है? और जो 3 ऑप्शंस उन्होंने दिए कमर दिलशाद साहब के पास, क्या आप इस हद तक भी जाएंगे? फिर देखिए मेरा जो मकसद है वो मैं आपको बता देता हूँ, और पहले दिन से मैं ये कह रहा हूँ, मेरा मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, अगर उन्होंने ये गैर कानूनी काम किया जिसका मैंने इल्ज़ाम लगाया, जिसके सबूत आ चुके हैं, तो जो भी इसमें मुलव्वस है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मसलन इमरान खान ने अगर एक फॉल्स एफिडेविट दिया, जो भी कानून के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है वो होनी चाहिए। इसके अलावा जो सेंट्रल फाइनेंस बोर्ड है जिसने 4 मुलाजमीन को इजाज़त दी कि भाई आप अपने अकाउंट्स में पैसा लाएं, जो अभी तक उन्होंने जाहिर नहीं किया, जिस पे उस पर कार्रवाई का हुक्म करे, क्योंकि वो तमाम के तमाम लोग जिम्मेदार हैं इस काम में जिसमें पैसा बाहर से आया, हुंडी के जरिए आया, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है। ठीक है, वो लोग, उन लोगों को दे मस्ट बी टेकन टू टास्क अकॉर्डिंग टू लॉ। उसके अलावा जो लोग अभी जो 15 मार्च को इन्होंने जो डॉक्यूमेंट जमा कराया जिसमें टॉप लीडरशिप के पर उन्होंने, पार्टी ने खुद कहा कि इन्होंने गैर कानूनी तौर पर अकाउंट खोला हुआ है,
उन तमाम लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, उनसे पूछगछ होनी चाहिए कि ये कैसे हुआ। तो फॉरेन फंडिंग का जिस तरह कवर दिलशाद साहब ने एक लीगल आपको बता दिए इम्प्लीकेशन, वो तो अपनी जगह पे। मेरा बुनियादी मकसद है कि पार्टी की जो टॉप लीडरशिप है उसको क्लीन अप करें और उसको रेगुलेट करें अंडर द लॉ, और फिर ये तमाम बाकी सियासी जमातों पर भी लागू करें, उनको भी। लेकिन वो जो कहते हैं ना, वो बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अकबर एस बाबर साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। कमर दिलशाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इस पे जो हुकूमती मौक़िफ़ ये कहते हैं फारूक हबीब साहब कि हनीफ अब्बासी केस में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया था कि ईसीपी बगैर किसी इम्तियाज के तमाम सियासी जमातों के, क्योंकि जब पीटीआई के फॉरेन फंडिंग केस था तो पीटीआई ने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन की तहकीकात के लिए भी मुतालबा कर दिया था, उसकी भी जांच पड़ताल करें। ममनुआ फंडिंग में तमाम पीटीआई रिकॉर्ड फराहमी और ताबूत जारी रहेगा। नून लीग का पीपी से भी ये मुतालबा है कि उनका केस भी रोजाना की बुनियाद पे करें और साथ ही फैसला हो। लेकिन ऐसा होता है या नहीं होता, ये अभी के केसेस हैं, ये तकरीबन 7.5-8 साल पुराना केसेस है, इसके टाइमिंग भी बहुत अहम है। अब वो जमात जिसके खिलाफ ये केस था वो उपरा जमात थी पिछले 3-3.5 साल, अब वो अपोजिशन में है, शहर शहर वो वैसे ही एहतजाज कर रही है। ऐसे में ये फैसले की इम्प्लिकेशंस आगे जाके क्या होंगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जो अगले 30 दिन में आ जाएगा। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात करते हैं जिसमें अमेरिका का रद्द-ए-अमल भी आया है और शीरी मज़ारी साहिबा ने भी एक वजाहत की है, बल्कि डिनायल दिया है। वो डिनायल क्या था? लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं। जिन्हें से प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो जाते जाते उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनसे मुलाकात के लिए आए। वो चाहती थी अपोजिशन के वो 3 ऑप्शंस उनके पास लेकर आए कि मामले को थोड़ा सा डिफ्यूज़ किया जाए। वो 3 ऑप्शन दिए थे कि या तो आप मुस्ताफ़ी हो जाएँ, या तहरीक अदम एतमाद का सामना करें, या फिर आप फौरी तौर पर नए इंतखाबात की तरफ चले जाएँ। तो ऐसे में अदम एतमाद वापस हो जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जी मैं थर्ड ऑप्शन की तरफ जाता हूँ कि तहरीक अदम एतमाद अपोजिशन वापस ले लें और हम फ्रेश इलेक्शन करा लें। कल की जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें फिर एक दफ़ा ये सवाल पूछा गया, उसके कुछ मज़ीद भी उसमें कंटेंट था, लेकिन जो असल बात थी जिस पर आज शीरी मज़ारी साहिबा ने भी ट्वीट की उस पर वो भी मैं आपको बताऊँगी। लेकिन पहले वो क्लिप सुनते हैं जिसमें DGISPR से जो सवाल पूछा गया उसको वो क्या जवाब दे रहे थे। एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नहीं रखी गई। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस की तरफ से चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को अप्रोच किया गया था कि जब ये डेडलॉक बरकरार था कि इसमें कोई बीच बचाव की बात करे। इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी सियासी जमातों की क़यादत आपस में बात करने पे या उसके ऊपर तैयार ना थी उस वक्त। सो आर्मी चीफ और DGI भी उसमें गए PM ऑफिस, वहाँ पे उनके साथ जो उनके मुख्तलिफ और रफ़क़ा थे उनके साथ बैठ के वहीं पे ये 3 सिनेरियोज डिस्कस हुए कि क्या क्या हो सकता है। और उन 3 सिनेरियोज में एक सिनेरियो जो था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन गोज एज इट इज, दूसरा था कि प्राइम मिनिस्टर साहब रिजाइन कर दें, और तीसरा था कि ऑपोजिशन नो कॉन्फिडेंस मोशन वापस ले ले और प्राइम मिनिस्टर साहब असेंबली डिसॉल्व करके फ्रेश इलेक्शंस की तरफ चले। ये तीसरी ऑप्शन जो थी उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा कि ये दिस इज एक्सेप्टेबल, ये आप हमारे बिहाफ पे उनसे बात। सो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने फिर उस वक्त जो अपोजिशन थी PDM उनके पास लेके गए, उनके सामने ये गुजारिश रखी और उसके ऊपर सरासल बहस के बाद उन्होंने कहा कि जी हम इस तरह का कोई कदम अब नहीं करेंगे, वी विल गो एज वी वांट एज वी हैव प्लान्ड। कोई ऑप्शन एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ना दिया गया ना हमने। DGISPR फरमा रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से अप्रोच किया गया। उससे पहले इमरान खान साहब जो कि उस वज़ीर-ए-आज़म थे वो कहते हैं, उन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट ने हमें अप्रोच किया। शीरी मज़ारी साहबा ट्वीट करती हैं जो कि डिफेंस मिनिस्टर ह्यूमन राइट्स भी थी। उन्होंने कहा कि मैं वाजे कर दूं और रिकॉर्ड पर ले आऊं कि वज़ीर-ए-आज़म ने सियासी डेडलॉक के खात्मे के लिए फ़ौज से मदद तलब नहीं की। फ़ौज ने उस वक्त के वज़ीर दिफा परवेज़ खट्टर के जरिए मुलाकात का वक्त मांगा, 3 तजावीज़ दी कि वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हों, अदम एतमाद का सामना करें या ना इंतखाबात कबूल करें। इमरान खान मुस्ताफ़ी होते ही क्यों, जब वो पहले ही कई मरतबा 2 टोक अंदाज में ये कह चुके हैं कि वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे। ये नाकाबिल फ़हम है। इमरान खान तो तब्दीली हुकूमत की गैर मुल्की साजिश के तौर पर अदम एतमाद ही को मुस्तरद कर चुके थे, तो वो ये ऑप्शन क्यों तजवीज़ करते। इंतहाई मुज़हका खेज़ उसको उन्होंने बात की है और उन्होंने फिर अपना हैशटैग यूज़ किया है। जनरल साहब ज़रा मैं आपसे ये जानना चाहूँगी ये मामला किस तरफ जा रहा है। वो जो पहले दिन मुझे याद है जब वज़ीर-ए-आज़म बन के इमरान खान साहब GHQ गए थे और उन्होंने कहा था हम 1 पेज पर हैं। सर ये 1 पेज तो उनके जाने के बाद उनके रहते हुए भी हमें इंतहाई फटा हुआ कटा हुआ दिखाई दिया और आखिरी स्टैम्प अभी शीरी मज़ारी साहबा भी इस पर लगा रही है। ये बहस किधर जाएगी? जी पहली बात तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसी कोई भी बहस नेशनल मीडिया पर इसको आगे बढ़ाना नहीं चाहिए जिसमें ये तासर मिले कि फ़ौज एक पार्टी बन गई है या फ़ौज किसी की साइड ले रही है या फ़ौज कोई चीज़ छुपा रही है या फ़ौज कोई ख़ास तासर देना चाह रही है।
बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी अपने हक में ये है कि वो ना लेकर आए फ़ौज के मामला। जो मैं समझाऊँ इस पूरी गुफ्तगू को, मैं आपको अपना तजिया बता देता हूँ। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये गया हो रिक्वेस्ट, या ये एक बात की हो जी आप कोई कोशिश करें। उनके वज़ीर हैं, उनके बहुत सारे लोग हैं जो कि कांटेक्ट में होते हैं। किसी ने ज़रूर कहा होगा जी कि आप हमारी मदद करें, खुद ब खुद तो वो नहीं आ सकते। मेरा अपना अंदाज़ा ये है। फिर जब वो गए हैं तो ऐसा नहीं है कि ये अच्छा। तजवीज़ें लेकर गए थे कि जी इनमें से कौन सी तीन, जब वहाँ पर बातचीत हुई कि जी कुछ करते हैं, सोचते हैं, तो वहीं से ये उस बैठे-बैठे ये चीज़ें सामने आई होंगी कि ये ऑप्शन हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म ने शायद ये समझा हो कि ये ऑप्शन लेकर आए हैं। बुनियादी तौर पे वो गुफ्त-व-शनीद के दौरान वो ऑप्शन उभरे हैं और उसमें एक वो उन्होंने माना है, लेकिन उसमें तक देर हो चुकी थी। ऑपोजिशन एमक्यूएम के उनके मिलने से पहले तक हर बात करने को तैयार थी इस किस्म की, लेकिन जो ही एमक्यूएम का उनको इंडिया मिल गया कि वो उनके साथ मिल गई हैं, फिर उन्होंने कहा जी हम कोई बात नहीं करते। मेरी समझ में तो ये बात आई है, और मेरा ख्याल है इस किस्म की गलतफहमियों को बजाय इसके कि हम स्ट्रेच करें, आगे बढ़ाएं, इनको जितनी जल्दी दफन कर दें उतना अच्छा है, इसलिए कि कौमी यकजहती पर भी क्लैरिटी के साथ दफन कर दें। देखें, मैंने क्लैरिटी के साथ तारीख भी दुरुस्त करनी होती है, रिकॉर्ड भी दुरुस्त करना होता है। तो आपने मुझसे पूछा, मैंने अपना तजिया दे दिया। आई एम वेरी क्लियर कि वज़ीर-ए-आज़म ने देखें, मैं गिन देता हूँ, वज़ीर-ए-आज़म ने नहीं बुलाया चीफ को, लेकिन पीटीआई की तरफ से किसी ने बुलाया, और ये वो तजवीज़ें लेकर नहीं गए थे, बल्कि वहाँ गुफ्त-व-शनीद के दौरान ये तजवीज़ें सामने आई, तो लिहाजा कोई भी झूठ नहीं बोल रहा। अच्छा, तो आप ये कह रहे हैं कि जो शीरी मज़ारी साहिबा कह रही हैं कि परवेज़ खटक के जरिए अप्रोच किया गया, आप इसको गलत करार दे रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं कि परवेज़ खटक साहब ने या किसी और ने एस्टैब्लिशमेंट को अप्रोच किया। मेरा यही ख्याल है जी, ऐसा ही हुआ होगा। ऐसे ही, ठीक है, ठीक है। अच्छा, चले, इसमें तो क्लैरिटी हो जाएगी। सर, कल जब बात हुई तो उसमें दोबारा से एक बहस छुड़ी, मुदाखलत या साजिश, इंटरफेरेंस या कॉन्स्पिरेसी। फिर उन्होंने कहा कि जो एलामिये में साजिश का जिक्र नहीं था, मुदाखलत का जिक्र था। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि जी जो फौज ने बात की है हम उससे इत्तेफाक करते हैं। तो जब वो ये इत्तेफाक की बात कर रहे हैं तो यानी ये बात हम तस्लीम कर रहे हैं, हमारे इदारे भी तस्लीम कर रहे हैं, पिछली हुकूमत भी तस्लीम कर रही है, और यूएस डिपार्टमेंट भी तस्लीम कर रहा है कि मुदाखलत हुई है। तो सर, वो मुदाखलत किस हद तक होती है और मुदाखलत के मानी क्या है आपकी नज़र में? जी देखें, एक सुपर पावर है जिसकी एक हिस्ट्री है, और वो हिस्ट्री आपको मालूम है, मुझे मालूम है, हमारे सारे नाज़रीन को मालूम है कि वो रजीम चेंज करते हैं, और उनका रजीम चेंज करने का जो तरीक़ाकार है वो भी मालूम है तकरीबन, कि वो मुखालिफ सियासी पार्टियों को इस्तेमाल करते हैं, इकॉनमी को इस्तेमाल करते हैं, धौंस को इस्तेमाल करते हैं, थ्रेट इस्तेमाल करते हैं, लालच इस्तेमाल करते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं, लेकिन देखें बात यह है कि इसको मुदाखलत एक अलग चीज़ है, कॉन्स्पिरेसी एक अलग मामला है। कॉन्स्पिरेसी जब हम कहते हैं तो इसका ये मतलब है कि हमारे कुछ लोग उनके साथ मिलकर ये काम कर रहे हैं। उसके लिए आपको इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत है, उसके लिए आपको सबूत की ज़रूरत है। तो पहला हिस्सा बिल्कुल क्लियर हो गया। मेरा ख्याल है कि जो कल बात ISPR ने की है उससे ये बिल्कुल क्लियर हो गया है कि उस मेमो में, उस टेलीग्राम में क्या था, और ये भी क्लियर हो गया कि क्या उसमें नहीं था। तो यहाँ तक अब तो सब ने मान लिया, और ये तो खैर पीडीएम की बात गलत जनरल साहब सॉरी, मुझे एक बात बताएं। आपने खुद कहा कि एक हिस्ट्री रही है, एक सुपर पावर है, वो रेजीम भी चेंज करती है, वो इन्फ्लुएंस भी करती है, वो इंटरफेरेंस भी करती है, लेकिन जब वो रेजीम चेंज करती है तो उसको आप मुदाखलत कहते हैं या फिर उसको आप कॉन्स्पिरेसी कहते हैं? और अगर वो रेजीम चेंज करती है तो फिर तो इसका मतलब ये हो गया कि वो कॉन्स्पिरेसी करती है या करती रही है, ये तारीख है। जी, इसमें कोई शक नहीं है, ये बात बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन इस वक्त इस मामले में ये कहना कि उन्होंने फिर कॉन्स्पिरेसी की है, तो इसके लिए देखें आपको कुछ ना कुछ, क्योंकि इसमें अपने लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर आप खुदा ना खासा किसी को गद्दार कहने की कोशिश करेंगे या किसी को ये कहेंगे कि वो उन्होंने किसी के साथ मिलकर मुल्क को नुकसान पहुंचाया, तो ये फिर बहुत संगीन एक इल्ज़ाम है, इसको इस तरीके से नहीं हल्का नहीं लिया जा सकता। और जब कि खुद जो जाने वाली हुकूमत कह रही है कि इसकी इंक्वायरी कराई जाए, जो मौजूदा हुकूमत है वो कह रही है कि जुडिशियल इंक्वायरी कराई जाए, तो ये तो सबके लिए विन विन है। एक जुडिशियल कमीशन होना चाहिए जो इस चीज़ का पता लगाए कि जो उसका दूसरा हिस्सा बयान का है कि कॉन्स्पिरेसी है, उसका पता लगाया जाए। पहला हिस्सा सबको क्लियर है, इसलिए जो लोग ये कह रहे थे कि नहीं जी नहीं, कोई मेमो है ही नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है, वो तो अब क्लियर हो गया ना कि वो तो है और मुदाखलत है। चले, अब इस मुदाखलत किस हद तक है, इसके लिए मुदाखलत है जी।
कॉन्स्पिरेसी जो मुदाखलत है, कॉन्स्पिरेसी को कॉन्स्पिरेसी प्रूव है या करने के नहीं लिए। है, उसके लिए इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि जो इमरान खान साहब ने पूरा एक बयानिया बनाया है और उस बयानिए को लेकर वो शहर शहर चल रहे हैं। कल कराची में उनका जलसा है, उससे पहले हमने पेशावर में देखा, पूरे मुल्क में रैलियां, पूरे मुल्क में एहतजाज, पूरे मुल्क में जलसे जुलूस, वो सब एक ड्रामा है। नहीं, ड्रामा तो नहीं है, इसलिए कि पहली बात उनकी सही साबित हो गई कि ये चीजें लिखी हैं जिसमें मुदाखलत भी शामिल है, सीरियस मुदाखलत है जिसके लिए आपको डिमाश भी देना पड़ा। दूसरी चीज, वो अब अंदाजे लगा रहे हैं क्राइम से, टाइमिंग्स के अंदाजे लगा रहे हैं, जो लोग मिले हैं उनसे अंदाजे लगा रहे हैं। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि जब इतनी सीरियस बात हो तो ऐसे अंदाजे नहीं लगाने चाहिए, आपको कोई ना कोई ठोस सबूत लेकर आने चाहिए। उसके लिए उनको और काम करना होगा या करना चाहिए था, जो कि नहीं किया गया। सबूत पेश करने होगा या वो सीक्रेट एक्ट वाला जो एक लेटर है उसको सर वन लाइनर दे दिया। अमेरिका ने कभी फौजी अड्डों की डिमांड की थी, नहीं की थी? क्योंकि बड़े सारे क्लिप चल रहे हैं कि डिमांड हुई थी। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि मेरा अंदाजा है कि डिमांड हुई होगी जरूर, और वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ठीक है, क्लिप्स वगैरह जो चल रहे हैं वो तो हैं, वो तो साबित भी कर रहे हैं। बात यह है कि पाकिस्तान का महल वकूअ इतना अहम है कि अफगानिस्तान छोड़ने के बाद ये नामुमकिन है अमेरिका के लिए कि वो पाकिस्तान को ना कहे कि आप हमें कोई ना कोई सहूलत दें। इधर ईरान के साथ उनकी मुखातमत है, उसके लिए उनको हमारी सरजमीन की जरूरत है, अफगानिस्तान के लिए उनको सरजमीन की जरूरत है। लेकिन बहुत अच्छा हुआ जो DGISPR ने ये कहा कि जो जवाब दिया था इमरान खान ने, अगर हम उनकी जगह या कोई भी फौज को भी कहा जाता तो वो यही जवाब देते। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपके टाइम का। जनरल नईम लोधी साहब हमसे गुफ्ते, लेकिन एक बात जो DGISPR ने कहा कि हम भी वही कहते, लेकिन उन्होंने कहा था कि फौजी अड्डे मांगे ही नहीं गए, अगर मांगे जाते तो फिर हम भी वही कहते। लेकिन उनका अंदाज़ा ये था कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि अमेरिका फौजी अड्डे ना मांगे जो पाकिस्तान की मेले वकूअ है उसके हिसाब से। और दीगर ये कि जो लेटर गेट के हवाले से अब मसला ये है कि ये मामला कहीं ना कहीं तो जानना चाहिए, कहीं ना कहीं तो उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, दूध का दूध और पानी का पानी। लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक, वापस आते हैं नाज़िम जोगियों केस पर बात करते हैं कि पीपल्स पार्टी जो इनको पुष्पनाही हासिल है, अब सिंध पुलिस की चाह रही है कि इस केस में से नाम ही हटा दें। नाज़िम जोगियों की बेवा ने बड़ी बेबसी से कहा कि मैं अपनी बच्चों की खातिर इसको माफ़ करती हूँ, लेकिन वो तो शायद माफ़ कर दें या उनसे माफ़ करवा दिया गया। लेकिन जिब्रान नासिर साहब अब ये केस लड़ रहे हैं नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की जानिब से, उनसे ज़रा बात करेंगे अब केस में कितना दम है और किस तरह से इनको सजाएं मिल सकती हैं। लेट मी टेक अ ब्रेक। जी नाज़िम, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस आखिरी हिस्से में बात करेंगे नाज़िम जोगियों कत्ल केस है, जिसमें जो दो लोगों के नाम सामने आए थे पीपल्स पार्टी के, दोनों, एक MNA और एक MP है। MNA जाम करीम और MP है जाम उवैस। जो हमने जैसे पहले भी बताया कि उनकी बेवा ने कहा कि उनके लिए हमें बच्चों के लिए मैं उनको माफ़ करी हूँ, लेकिन जिब्रान नासिर साहब उसका केस अब लड़ रहे हैं। जिब्रान नासिर साहब, मैं डिटेल्स में नहीं, आपसे जानना चाहूँगी कि केस का इस वक्त स्टेटस क्या है, और जो ये बात आ रही है कि केस से निकालने की कोशिश की जा रही है सिंध पुलिस की जानिब से, किसकी पुष्पनाही उनको हासिल है? प्रोग्राम में मदू करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले जी मैं आगाह करता चलूँ कि इस केस के अंदर मैं बतौर वकील पैरवी कर रहा हूँ कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक़, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो कि 2012 के पार्लियामेंट के एक एक्ट के तहत वजूद में आई। ये एक हाई पावर्ड ऑटोनमस कमीशन है वफाक का, जिसकी चेयरपर्सन जो है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन और प्राइम मिनिस्टर मिलकर तय करते हैं, जैसे नैब के चेयरमैन की होती है। इसके चेयरपर्सन का टेन्योर सिक्योर है, इसके पास सबनिंग और एग्जामिनिंग और सुओ मोटो पावर्स हैं, और सेक्शन 9 के तहत किसी भी ऐसे केस में जो किसी अदालत के सामने हो, उसकी प्रोसीडिंग्स चल रही हों और उसके अंदर ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो, वहाँ पे इसको इंटरवीनर एक पार्टी बनने का इख्तियार है। अब वैसे तो हर फौजदारी का और दहशतगर्दी का मुकदमा जो है वो इंसानी हकूक़ की वायलेशन होती है, तो हम इस केस के अंदर क्यों पैरवी करना चाह रहे हैं? चूँकि अमूमी तौर के ऊपर इस्तग़ासा यानी कि प्रोसिक्यूशन और पुलिस जो कि एग्जीक्यूटिव के इदारे हैं वो साइड लेते हैं कंप्लेनेंट की, और वो ऑनेस्ट इन्वेस्टिगेशन के बाद प्रोसिक्यूशन की तरफ जाते हैं, वो अक्यूज़ की तरफ के पलड़े के अंदर अपना वजन नहीं डालते। इस केस के अंदर हमने देखा कि जहां एक इंसान का फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम टू प्रोटेस्ट करने के ऊपर एक वीडियो बनाने पे सोशल मीडिया पे उसे इबरत का निशान बनाया गया, उसे टॉर्चर करके मारा गया, उस इंसान उस केस के अंदर जो क्या कहते हैं जिन राइट्स की यूज करते हुए उसको मारा गया, उन राइट्स के ऊपर बड़ी शानदार तकरीरें करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जो कि पार्लियामेंट्री कमेटी के स्टैंडिंग कमेटी के ह्यूमन राइट्स के चेयरमैन भी हैं।
उनकी पार्टी के 2 MP और MNA उनके घर के अंदर जाम हाउस के अंदर ये कत्ल वाक़या होता है, वो वाक़े पे मौजूद होते हैं। गवाहों के मुताबिक तशद्दुद का सिलसिला वो दोनों शुरू करते हैं। वो नाज़िम को उस वीडियो बनाने पे बुलाते हैं, चूँकि वीडियो एक गैर मुल्की मेहमान की बनाई गई थी जो कि ये जाम अवैस और जाम करीम के ज़मीनों के ऊपर आके शिकार करता है। तो उसकी वजह से उसे इबरत का जब निशान बनाया गया तो उनके ऊपर कोई आँच नहीं आई। उसके सवाल उठते हैं, क्या इसलिए क्योंकि आज जो हुकूमत आपके सामने 174 वोट लेके आई है और 2 वोट की अक्सरियत से है पार्लियामेंट में, उसमें से 1 वोट उस जाम करीम का है, क्या इसलिए ज़रूरी है कि उसको बचाया जाए? क्या इसलिए क्योंकि यहाँ पे पीपल्स पार्टी की हुकूमत है और हमें गुलाम समझा जा रहा है, या और उनको इसलिए दुबई से लाया गया जैसे लाया गया, जिस प्रोटोकॉल में लाया गया? और इसलिए भी इस केस के अंदर कौमी कमीशन बराए इंसानी हकूक पैरवी करने आ रहा है, चूंकि अटॉर्नी जनरल का ऑफिस जिसका एक काम है कि जब प्रोसिक्यूशन अगर खराब होती है तो अपील जो है वो अक्सर एडवोकेट जनरल अटॉर्नी जनरल के दफ्तर के थ्रू होती है। तो एडिशनल एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं वो अदालत की प्रेमिसेस में AG के ऑफिस में अजरक पहनाते हैं, उनको वेलकम करते हैं। उस वक्त जब उनका नाम चलान में था, जब वो मुल्जिम थे दहशतगर्दी के और मर्डर के केस में मतलूब थे, और उन्होंने जो है एक बुरी जमानत हासिल की थी इसलिए कि वो कोर्ट के आगे सरेंडर करें, मगर वो यहाँ वोट डालने आए थे। और जब उन्होंने वोट डाल के नई हुकूमत बना दी तो इस्तखासा और पुलिस ने उन मुल्जिमों के आगे सरेंडर कर दिया। और फिर ये हालत देख के, ये मंजर देख के, कौन इंसान होगा, चाहे वो मर्द हो या औरत, जिसका अपना सगा मार दिया गया हो, उसके पास यतीम बच्चे देखभाल करने को हों, और वो ये देखने के बाद, मंजर देखने के बाद अगर अपनी लाचारी और बेबसी की दुहाई नहीं देगी, इस माशरे को आईना नहीं दिखाएगी और माफ करने पे मजबूर नहीं हो जाएगी, तो और क्या करेगी? ठीक है, तो अब अगर और ये बात भी दुरुस्त है कि सिंध पुलिस, यकीनन अगर आप पीपल्स पार्टी की बात कर रहे हैं तो सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत अब इस कोशिशों में है कि इस केस में से क्योंकि नाकाफी शवाहिद हैं, इस बिना पर या इस केस को कमज़ोर करके इन दोनों शख्सियात के, जो एक MNA है और एक MP है पीपल्स पार्टी के, उनके नाम इस केस से निकाल दिए जाएँ। देखिए जी, इस केस के अंदर ये वाक़या हुआ तो इब्तिदाई गवाहों के अंदर नाजिम जोगियों का भाई अफजल, जिसके साथ वो जाम हाउस गए थे, जिसके सामने तशद्दुद का सिलसिला शुरू हुआ, उसने अपनी गवाही दी। इसकी बेवा ने अपनी गवाही दी, श्री जोगियों ने, इसकी माँ ने दी, मजीद लोग जो वहाँ पे मौजूद थे जिन्होंने पूरा वाक़या देखा था उन्होंने गवाही दी। उसके बाद पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड निकाला, दोनों MP और MNA साहब को जो है जाम हाउस में मौजूद पाया वाक़े के वक्त। 3 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और 8 पुलिस अफसर की JIT के बाद एक चालान पेश किया गया मजिस्ट्रेट साहब के पास, जिसपे जुडिशियल फाइंडिंग आई गई कि ये कोई पर्सनल एनिमोसिटी नहीं थी, एक ताकतवर तबके ने अपनी ताकत दिखानी थी, जो एक आपका एक क्या कहते हैं निज़ाम चला आ रहा है फ्यूडलिस्टिक पावर स्ट्रक्चर का, जिसमें जकड़ के रखा हुआ है लोगों को, और जो पॉलिटिकल स्पेस गेन की है सिंध के नौजवानों ने, सिंध के तरक्की पसंद लोगों ने, सिंध की वर्किंग क्लास ने पिछले 3-4 दहाइयों के अंदर, वो वापस छीनने की कोशिश की जा रही है। तो इसके बाद ये जब चालान पेश हुआ 8 फरवरी को, इसमें दहशतगर्दी की दफात आई, तो जज ने नोट किया और जज ने कहा कि खानदान नाजिम जोगियों का, उसकी बेवा कह रही है कि प्रोसिक्यूशन इस्तखासा यानी कि रियासत जो इंक्वायरी में डिले कर रही है, फर्दर इंक्वायरी मांग रही है और चालान पेश नहीं होने दे रही, उसकी वजह यह है कि हम पे मजीद प्रेशर डाल के हमें मजबूर किया जाए कि हम माफ़ी दे दें। 2 महीने तक वही किया, इस्तखासा ने चालान पेश नहीं होने दिया। हुकूमत तब्दील हुई, जब ये 2 नाम मुल्ज़िमों के निकले गए चालान से, तब जाके इस चालान को एक्सेप्ट किया गया। जब तक IO साहब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इस केस में रेजिस्ट कर रहा था कि वो नाम नहीं चेंज कर रहा था, तब इस्तगासा दरखास्त दे रहा था IG को कि IO को चेंज किया जाए। मगर जब इन्होंने ये सब मनवा लिया, तब ये चालान पेश करने के लिए, और उसके ऊपर से प्रोसिक्यूशन ने ये कमेंट्स भी दिए हैं कि जी इस केस के अंदर दहशतगर्दी की दफात निकाली जाए। मगर मैं यहाँ पे आपके तवज्जुह से अवाम को बताना चाहूंगा कि जब कोई चालान पेश होता है मौजूद अदालत के सामने, मौजूद अदालत इस चीज़ की मिजाज है कि वो तमाम इंक्वायरी देख के, और अगर किसी गवाह ने अपना बयान बदला है तो उसका कॉन्टेक्स्ट देख के कि किसी डर या खौफ के अंदर तो नहीं बदला है, वो जिन मुल्ज़िमों को निकाला गया है फहरिस्त से मुल्ज़िमों की, उनको दोबारा शामिल करके उन पर चार्ज फ्रेम कर सकते हैं। हमारी अदालत से यही इस्तदा है कि कौमी कमीशन बराए अमूर जो इंसानी अमूर, इसमें पैरवी इसलिए कर रहा है चूंकि इस्तगासा अपना काम करने में फेल हो गई है, हमें पैरवी करने दी जाए और अदालत इस पूरी इंक्वायरी को मद्देनजर रखते हुए मुल्ज़िमान जो सारे के सारे हैं सही मुल्ज़िमान, उनको चार्ज फ्रेम करे और ट्रायल कंडक्ट करे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच इमरान नासिर साहब। ये मुतालबा यकीनन कहीं ना कहीं जो कंसर्न है उन तक यकीनन पहुँचेगा। और मेरे जहन में सिर्फ ये बात आ रही थी कि वो जो जुमला कहा जाता था कि जमहूरियत ही बेहतरीन इंतकाम है, वो तो अब पुराना हुआ। बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि इस पार्टी के चेयरमैन हैं, डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, वज़ीर ख़ारजा बनने की तमन्ना भी रखते हैं, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस एक और तारीख साज जुमला कहा था कि वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। तो ये है पुराना पाकिस्तान के जो कातिल हैं और जिनकी गवाही भी दी गई, जिनके शवाहिद भी मिले, अब उनको
पूरी के पूरी सियासी पुष्पराई के साथ उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। प्रोग्राम से दीजिए नादिर मिर्जा को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। हर जुम्मा से इतवार अपने पसंदीदा प्रोग्राम खबर से खबर को यूट्यूब चैनल पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आएँ, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें।